आंगनबाड़ी इंजीनियर श्री जय कुमार तिवारी साहब उपस्थित हैं। आप हाउस अरवर कॉलोनी में सहायक अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। महोदय, मैं सभी और अभियंताओं की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। कृपया सब प्रारंभ कर हमें अनुरोध करने की रिक्वेस्ट करें। तो हमारी आपकी मुलाकात एक पहली बार हो रही है, ऐसे पहले हो चुकी है? तो जब पहली बार हुई थी तो क्या सीखा था आपने? मास्टर क्लास। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं क्या जिन्होंने पहले एक इंजीनियर के रूप में किसी साइट पे काम किया हो, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पहले कर रहे हो या प्राइवेट कर रहे हो? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? तो आप लोगों से हमको सवाल पूछेंगे जो लोग काम कर चुके हैं, ठीक है ना? तो बताइएगा, कोई भी, मतलब ऐसा नहीं किसी का नाम लेके बुलाने के बाद, ताकि आपके अनुभव से और लोग समझ पाए। फिर हम आज के सेशन में ऐसा कुछ भी बताने वाले नहीं है जो थ्योरी का हो, सब कुछ वो बताने वाले हैं जो प्रैक्टिकल। हमने भी लगभग 40 साल गवर्नमेंट जॉब करने के बाद रिटायरमेंट हुआ है 2020 दिसंबर में। तो अपने कार्यकाल में हमने भी जूनियर इंजीनियर से अपनी नौकरी शुरू करी थी, फिर प्रमोशन होगा असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में भी काम करके रिटायर हुए। तो वो अनुभव जो कहीं किताबों में नहीं लिखे हैं और आपको सक्षम बनाने में आपकी मदद करेंगे, उन अनुभवों को आज हम साझा करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जैसे कहीं नौकरी के लिए पोस्ट निकलती है कि भाई बीटेक प्लस 10 साल का एक्सपीरियंस। तो 10 साल का एक्सपीरियंस क्यों लिखा जाता है? फ्रेशर को क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि जो 10 साल में आप सीख पाएंगे वो 10 ही साल में सीख पाएंगे। काम करते हुए जो सीखते हैं वो कहीं किताबों में नहीं लिखा रहता। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। तो जो लोग अभी पहले काम कर चुके हैं उनसे पूछना चाहेंगे, इनमें से कोई भी जो समझता हो कि हम बता पाएंगे। ये बताइए कि जूनियर इंजीनियर के क्या क्या काम होते हैं? जैसे आप इस पद पे आए सारे लोग हैं, तो जो लोग कर चुके हैं वो अच्छा जानते होंगे, जो नहीं कर रहे हैं वो सीखेंगे, फिर हम लोग इस पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप जो लोग पहले काम कर चुके हैं बताइए क्या क्या काम होते हैं जूनियर इंजीनियर के? बेसिकली आप क्या समझते हैं? कोई भी वर्क या प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेके अंत करने तक सबसे बड़ी अहम भूमिका तो जूनियर इंजीनियर की है। जैसे काम स्टार्ट करने से पहले प्रोजेक्ट का सर्वे करना, वो फिजिबल है या नहीं है, और सर्वे करने के बाद में जो DPR बनता है या एस्टिमेट बनता है उसमें भी जूनियर इंजीनियर की भागीदारी रहती है। उसके बाद में वो जब डिटेल एस्टिमेट बना कर देता है, DPR बना कर देता है, उसकी चेकिंग होती है, उसमें कोई करेक्शन हो तो फिर से वो जूनियर इंजीनियर को डिस्टर्ब किया जाता है। वो सारे करेक्शन होने के बाद में वहाँ से NIT फ्लोट करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो भी हो, और NIT का प्रोसेस जब पूरा होता है उसके बाद में जब काम अलॉट होता है तो फिर आ जाती है डिवीजन में काम, और वो भी किसी जूनियर इंजीनियर को ही दिया जाता है कि आप जाके साइट में काम कराओ। और उसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, जैसे कि डिटेल ड्राइंग भी हुई, आप एस्टिमेट तो पहले से ही रहता है, BOQ होती है, उसके हिसाब से स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जाके साइट में वो सारे काम करने पड़ते हैं कि क्या कैसे होगा, कितना डेप्थ जाएगा, कितनी स्पीड होगी, कितने एनफोर्समेंट बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें। इसमें कहीं अगर दिक्कत आती है तो असिस्टेंट इंजीनियर या CM ये सब सहायता करते हैं। ऐसे करते हैं और मेजरमेंट भी देते हैं टाइम टू टाइम, और बिल प्रिपेयर करते हैं, ये भी उनका काम है। और ऐसे करते करते जब सारे काम हो जाते हैं, लास्ट में जब फाइनल पेमेंट हो जाता है, बाद में उनकी जो अवधि होती है, कितने दिन इनका पीरियड है जिसमें उनको देखभाल करनी है अपनी प्रोजेक्ट को, वो खत्म होने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बात आती है, तो उस समय भी एक बार चेक करना पड़ता है जूनियर इंजीनियर को। ये सारे काम जूनियर इंजीनियर आपके लिए एक बात तालियां बजा सकते हैं। बहुत बढ़िया आपने बताया, विस्तार से बताया। अब जो दूसरे सज्जन पहले जिन्होंने कहा था हमने काम कर चुके, उनसे पूछेंगे कि अगर सबसे छोटा एक कमरा आपको बनाना है अपने घर में या साइड पे या आवास विकास में, तो सबसे छोटे यूनिट का निर्माण करने के लिए लेआउट अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे? कोई बता सकता है? भाई आपको निर्माण तो करना है, हाउसिंग की कॉलोनी डेवलप करनी है, रोड्स बनानी है, तो अगर एक 4 मीटर बाई 3 मीटर का एक कमरा आपको बनाना है, अपने घर में ही बनाना है, तो उसका लेआउट कैसे करेंगे? कोई बता सकता है? इससे आसान क्या होगा? भाई निर्माण करना तो एक कमरा तो कम से कम बनाना ही पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? कोई बता सकता है? नहीं बता सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितना आपको किस गहराई तक हमें सब बताना है, तो कोई बता सकता है कि आप बताइए। उसके लिए कोई रेफरेंस पॉइंट पहले से लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे एक पहले से एग्जिस्टिंग वॉल है, आप यहाँ आगे बता दीजिए। एक 4x3 का कमरा बनाने का लेआउट बनाइए, कैसे करेंगे? सिंपल था। जैसे मुझे ये आपको ड्राइंग मिल गई है, जैसे ड्राइंग मिली है मुझे, हाँ इसका लेंथ है 4 मीटर हाँ और ये है 3 मीटर, ये जस्ट सेंटर टू सेंटर लेंथ है सर, हाँ ठीक। और इसको यहाँ किसी साइड पे आके उतारना है मुझे, तो इसके लिए कहीं ना कहीं साइड का लोकेशन कहीं से रेफरेंस लिया गया होगा। जैसे मान लेते हैं पहले से कहीं कोई पोल पड़ा हुआ हो या कोई वॉल पड़ा हुआ हो या कोई ट्री पड़ा हुआ है, उन दो पॉइंट से कहीं ना कहीं से एक रेफरेंस लिया रहता है। तो जैसे मुझे यहाँ 4 कॉर्नर डालने हैं एकदम एग्जैक्ट, तो मैं किसी एक का पहले वहाँ पे फिक्स करूँगा। जस्ट एग्जाम्पल मान लेते हैं ये वाली कॉर्नर का ये रेफरेंस लिया गया है यहाँ से, मान लेते हैं 3 मीटर से, ये वाली कॉर्नर, और यहाँ से दिया गया है परपेंडिकुलर 2 मीटर। तो एक ये मेजर किए और ये वाला सेंटर पॉइंट मुझे मिल गया। और यहाँ पर मैं पहले से जैसे अगर एग्जिस्टिंग वाल है या कोई भी चीज़ होगा, ऐसी चीज़ रहती है जिससे वो लाइन डिफाइन होती है। अगर मान लेते हैं ये यहाँ से एक वॉल खींची गई है और इसे पैरेलल अगर मान लेते हैं 2 मीटर पे ये है, ये वाली वॉल, तो मुझे ये पॉइंट तो पहले मैंने निकाल दिया और इसे पैरेलल वो लाइन है, तो पैरेलल लाइन को हम खींच सकते हैं। इससे मैंने ये वॉल एक ड्रॉ कर लिया, वो 3 मीटर वाली, वो सेंटर लाइन। अब यहाँ से गुनिया मिलाने की एक बात होती है, तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर खींचना है। तो परपेंडिकुलर खींचने के लिए पहले एक धागे से यहाँ पे आके टुकड़ा यहाँ पे गाड़ेंगे, फिर इधर भी खींच के टुकड़ा गाड़ेंगे, क्योंकि मेरा ये पैरेलल बना हुआ है, ये वाली लाइन पैरेलल बनी हुई है, तो इस पे धागा अगर खींचेंगे तो ये तो पैरेलल खिंचाएगी, इसमें ये उल्टा सीधा नहीं होगा। अब इस पे परपेंडिकुलर करना है, तो परपेंडिकुलर की एक तो हम लोगों ने 10th में वगैरह पढ़े हैं ज्योमेट्री की, परपेंडिकुलर खींचने का तरीका यहाँ पे अलग होती है। यहाँ होता है जैसे लोग बोलते हैं दुनिया, वहां पे अगर साइड पे जाओगे तो 3, 4, 5 या 6, 8, 10 का रूल भी यूज करते हैं। ये सब वो आप लोग पढ़े होंगे, पाइथागोरस बात है, उसी में होती है कि एक परपेंडिकुलर 3 है, दूसरा 4 है, तो ये वाली 5 आएगी, या एक 6 है, ये 8 है, तो दूसरी वाली 10 आएगी। जितना बड़ा लोगे उतना एरर कम होगा, इसलिए मैक्सिमम लोग 6, 8, 10 लेके चलते हैं। वो फीट में हो सकता है या मीटर में हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम मानते हैं, जस्ट एग्जाम्पल अगर 8 मीटर 8 फीट मानते हैं या जो भी मानते हैं, मान लेते हैं या 8 सेंटीमीटर मानते हैं, जो भी मानते 8 इंच मान लीजिए, और यहाँ पे मानेंगे हम ठीक है, जैसे 8 माने तो दूसरा कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, यहाँ पे 6 माने तो ऑलरेडी ये क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अगर ये 10 आ रही है तो ये मेरा परपेंडिकुलर सही है। और इस तरीके से मेजर करते, ये थोड़ा टफ टास्क होता है छठवीं। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर खींच ली और यहाँ कितना जाना है, ऊपर 3 मीटर जाना है। अब 3 मीटर पे ये आगे यहाँ पे हो गया, लेकिन ये धागा आगे तक जाएगा, लेकिन मेजर यहाँ पे हम पॉइंट बनाएंगे जिससे पता चले कि मेरा 3 मीटर वहाँ हो रहा है। और सेम काम यहाँ पे भी करते हैं, और यहाँ करेंगे तो किधर से आएगा, सेम काम यहाँ भी करेंगे तो ये ऐसे आएगा। ये तो मैंने लोकेशन दे दिया सेंटर लाइन का। उसके बाद में जब सेंटर लाइन को लोकेशन आ गया, यहाँ तो कॉलम है 4, क्योंकि कमरे के चारों कॉलम पे कॉलम तो होंगे ही होंगे, और कॉलम है, कॉलम का तो एक अगर हम एलिवेशन बना देते हैं, तो मान लेते हैं फ्लैट फुटिंग है, तो ये कुछ नीचे जाएगा। अगर मान लेते हैं ये ग्राउंड लेवल है ये, और यहाँ से मान लेते हैं 6 फीट अगर नीचे जाता है, ठीक, तो ये कॉलम अगर 1 फीट बाई 1 फीट का है, यानी 300 मीटर 300 mm बाई 300 mm का है, लेकिन इसका फाउंडेशन बड़ा होगा। जस्ट एग्जांपल मान लेते हैं 5 फीट बाई 5 फीट, 5 फीट बाई 5 फीट है। अब इसका सेंटर मैंने निकाल रखा, यहाँ पे मैंने सेंटर निकाल रखा है, लेकिन ये तो सेंटर है कॉलम का, लेकिन नीचे जो पड़ेगा फाउंडेशन वो पड़ेगा 5 फीट बाई 5 फीट का, यानी इस कॉर्नर से सब जाएगा 2.5 फीट ऑफसेट। ये 2.5 फीट का ऑफसेट होगा। इस तरीके से ऊपर ये चूना गिराएंगे, इस पे भी चूना गिराते हैं ये चारों, और इस पे भी चूना गिराते हैं। ये एक मेरा फाउंडेशन का एक लेआउट एक तरीके से मिला है। सेम काम यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। अब जो ड्राइंग में गड्ढा दी हुई है कितने नीचे जाना है, जस्ट 6 फीट, तब इतनी की खुदाई करेंगे 6 फीट। अब 6 फीट खुदाई करके यहाँ पे 6 फीट किए, यहाँ पे भी वैसे ही मेजर करके 6 फीट किए,
यहाँ पे भी 6 फीट की है और यहाँ पे इस तरीके से गड्ढा मुझे मिल गया। अब इस गड्ढे में भी होगी कि हाँ अब कैसे काम करना है, जस्ट तो उसमें होगा सबसे पहले हुनर होगा, मैंने जैसे काम करा है कि पहले तो 6 फीट एक खोद दिए, उसके नीचे में थोड़ा लोकल सैंड होगा, जो उजली वाली सैंड आती है ना उसे लोकल सैंड कहते हैं, वो जैसे जस्ट लाइक 75 mm वो भी। ठीक है, थैंक यू। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे खाली लेआउट करने, तो ये तो डिटेल में आप जा रहे हैं, उसकी बहुत अच्छा बता रहे हैं, आपके लिए धन्यवाद। लेकिन अभी अब जो लोग और जिन्होंने काम किया है, बस एक सवाल और है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने पहले काम किया उनमें से कोई ये बताइए कि अगर आपको 1, 2, 4 का मसाला ब्रिकवर्क का बनाना है तो कोर सैंड, फाइन सैंड और सीमेंट को मिला के जो मसाला बनाते हैं ना, वो कैसे बनाया जाता है? कोई बता सकता? इससे सिंपल कोई सवाल नहीं हो सकता मसाला बनाने का। साइड पे वास्तव में कैसे मसाला बनाया जाता है? जिन लोगों ने काम किया उनमें से कोई बताए? जोर से बोलिए सारे लोग। सीमेंट में खान सैंड मिलाता है, फिर खान सैंड में मिक्सचर में कोर सर्टिफिकेट मिलाते हैं। प्रैक्टिकली कैसे मिलाते हैं, मतलब क्या करेंगे? ये तो मिलाते हैं, मिलाना तो पड़ेगा मौके पे। जैसे सीमेंट की बोरी खोली, फिर कितना उसमें कोर सैंड मिलाएंगे, कितना फाइन सैंड मिलाएंगे, कैसे मेजर करेंगे, मिक्सिंग की जो प्रैक्टिस है, मिक्सिंग की प्रोसेस है वो कैसे करेंगे, पानी कब डालेंगे, जब रेडी टू यूज हो जाए मसाला, उतनी प्रोसेस पूरी बताएंगे कैसे करते हैं। या तो वेट मैचिंग करेंगे या तो वॉल्यूम मैचिंग करेंगे, डिपेंड करता है कि सर हम मिक्स कौन सा बना रहे हैं। अगर हमको बहुत ज़्यादा 1 to 4 कर रहे हैं तो वॉल्यूम करने में कोई इशू नहीं है। उसमें एक लकड़ी का साइड पे आसपास अगर अवेलेबल हो तो एक लकड़ी का बॉक्स बनवा लेंगे, उससे 1 सीमेंट डालेंगे, 2 सैंड डालेंगे और 4 जो है वो सर्टिफिकेट डालेंगे, तो साइड में जस्ट बना लेंगे। बिल्कुल आपने ठीक बताया। आपने मेजरमेंट करने का तरीका बताया कि एग्रीगेट और सीमेंट को कैसे मेजर करेंगे ताकि वो उसका रेशियो सही बना रहा है। हम पूछ रहे हैं मिक्सिंग की प्रोसेस, मतलब है कि जैसे पहले आपने सीमेंट डाल दिया, फिर उसके ऊपर बालू डाल दिया, फिर कोर सैंड डाल दिया और फिर पानी डाल दिया, तो वो क्या होगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, सीमेंट अलग हो जाएगा। उसको पहले सूखा मिलाते हैं और बीच में गड्ढा करते हैं, सीमेंट की दीवार से बाहर से बना लेते हैं, बीच में गड्ढा करते हैं सूखा मिक्स करने के बाद, फिर पानी डालने के बाद बाहर से अंदर की तरफ को मसाले को पलटते जाते हैं पड़वा से। ये तरीका अगर दूसरा तरीका कोई भी अपनाएंगे तो सीमेंट अलग हो जाएगा, बालू अलग हो जाएगी और उसका जो स्ट्रेंथ है वो नहीं आएगी, ब्लीडिंग जिसको कहते हैं। आरसीसी में ब्लीडिंग सब यूज होता है, लेकिन मसाले के लिए भी वो ब्लीडिंग है जब तक मसाला अपना दीवार के ऊपर यूज नहीं होता। सिंपल सवाल है इसलिए ताकि थोड़ा अवेयर रहे आप भी कि अगर कोई कर रहा है तो कम से कम बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर कोई ब्रिकवर्क हम लोग कर रहे हैं, दीवार चिनाई कर रहे हैं, तो जो ब्रिकवर्क के कोर्स हैं, रद्दे हैं, वो रद्दे आपके हॉरिजॉन्टल हैं या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए 10 रद्दे आपने उठा दिए, हर रद्दे पे करना है या कब करना है, कैसे चेक करना है हॉरिजॉन्टल है या नहीं सारे रद्दे, या वो जो वाल है वो साहुल में है या नहीं, कैसे चेक करते हैं? मेसन थ्रेड का यूज करेंगे, मेसन थ्रेड का। चलो बताइए मेसन थ्रेड का यूज करेंगे सर हॉरिजॉन्टल चेक करने के लिए, दोनों साइडों में बात देंगे, देखेंगे कि हमारा एज पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और एक साहुल होता है उसको गिरा के चेक करेंगे वर्टिकल एंगल तो नहीं बना रहा है, सीधा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक, बहुत अच्छा आपने बताया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखिए ये बातें, ये बहुत छोटी बातें हैं, सब लोग जानते होंगे, लेकिन जब बताने की बात आती है तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि जब काम खुद करते हैं अपने आप से, तब जो अनुभव होता है वो अनुभव ही स्थायी होता है और अपने पास रहता है। तो एक किसी भी प्रोफेशन में कोई आदमी अगर सक्षम होना चाहता है, जिसको कहते हैं कॉम्पिटेंट, तो कॉम्पिटेंट होने के लिए 2 इंग्रेडिएंट है, 2 चीजें होनी जरूरी हैं। एक तो नॉलेज और दूसरा स्किल। स्किल और नॉलेज 2 चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ क्लासरूम में बैठ कर हम लोग क्या सीख रहे हैं? नॉलेज ले रहे हैं, स्किल नहीं ले रहे हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो जिस आदमी के पास होता है वो आदमी कहलाता है कॉम्पिटेंट, सक्षम काम करने के लिए। आप समझ पा रहे हैं जो हम कह रहे हैं? उदाहरण से बात करते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, 10th क्लास में था। क्या सिद्धांत है आर्किमिडीज का? बेटा आप बताओ। कोई
कोई भी वस्तु जब किसी द्रव में डाली जाती है तो वो अपने आयतन के बराबर द्रव वो करती है, विस्थापित करती है। अगर उसको तैरना है तो अपने आयतन के बराबर पानी हटाना पड़ेगा उसको, तब वो तैर पाएगी। ये तो आप कहना चाह रहे हैं। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत। आप तैर लेते हैं वास्तव में कि नहीं? तैर लेते। कितने लोग हैं जो नहीं तैर पाते? जो नहीं तैर पाते, इन लोगों को आर्किमिडीज का सिद्धांत आता है कि नहीं आता है? तो अगर आपको थ्योरी में आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखने को दिया जाएगा तो कितने नंबर आएंगे? पूरा तरह 10 में 10 आ जाएंगे, क्योंकि आपको आता है। और आपको नदी में फेंक दिया जाए तो कितनी देर में निकल के आ जाएंगे? तो आप कॉम्पिटेंट नहीं है ना, आपको नॉलेज है लेकिन स्किल नहीं है, नहीं निकल पाएंगे ना। तो इसकी यही हम बताना चाह रहे हैं कि कॉम्पिटेंट होना अलग बात है, नॉलेज होना अलग बात है। आपका जब नॉलेज के साथ स्किल जब कंबाइन हो जाएगी, उसके साथ संयुक्त रूप से जुड़ जाएगी, कौन सी स्किल? वो स्किल जो आप अपने आप स्वयं काम करके सीखेंगे, किसी के बताने से नहीं। जैसे अभी हम बता रहे हैं तो हम अपने अनुभव को आपको शेयर करेंगे, ताकि आप जब स्किल सीखने में अपना समय लगाएंगे तो कम समय में वो बात ज्यादा अच्छी तरह सीख पाएंगे। सिर्फ हम इतना ही सहयोग कर सकते हैं, बाकी तो आपको समय लगाना पड़ेगा। जो चीज आप स्वयं समय लगा के सीखेंगे वही आपकी अल्टीमेट स्किल होगी। एक और उदाहरण से, मान लीजिए हमें कार चलाना नहीं आता है, ठीक है, लेकिन कार हमें खरीदनी है। हमने अपनी चॉइस की बढ़िया सी 40-50 लाख की कार जो हमें अच्छी लगी, शोरूम गए, अब लेके आ गए। लेकिन लेके आएंगे कैसे? वहां से चलाना हमें आता नहीं, तो वहां का आदमी मेरे घर छोड़ गया, ठीक है ना, वहां का सेल्समैन आके छोड़ गया। और सुबह हमें अपनी पत्नी को ले जाके हजरतगंज घुमाना उसी कार से, चलाना आता नहीं। तो हमने क्या किया कि एक बढ़िया सी हाउ टू ड्राइव 4 व्हीलर नाम की बुक बढ़िया राइटर की डाउनलोड करी और रात भर पढ़ी, उसको पूरा पढ़ लिया। कब क्लच दबाना है, कैसे एक्सीलेटर लेना है, कहाँ पर ब्रेक लेना है, कैसे करना है, पूरी किताब रट ली। अगर हमारा एग्जाम होगा तो हाउ टू ड्राइव 4 व्हीलर में 100 में 100 नंबर आ जाएंगे, इतनी रट ली है। लेकिन सुबह अगर हम कहेंगे कि चलो भाई घूमने चलते हैं, तो मेरी पत्नी मेरे साथ कार में बैठेगी? क्यों नहीं बैठेगी? क्योंकि उनको पता है कि चलाना नहीं आता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्किल्ड नहीं है, नॉलेज है। तो यहाँ पर हम लोग जो आज बात करेंगे 1 घंटे में, यही करेंगे कि आपको कॉम्पिटेंट बनने के लिए स्किल भी चाहिए नॉलेज के साथ, ठीक है। इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ?